अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड टाइम। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो लिविंग वर्ड इन स्पेस और सेकंड इज़ लिविंग वर्ड इन टाइम। फर्स्ट वन है लिविंग वर्ड इन स्पेस। व्हाट इज स्पेस? यानी स्पेस का मतलब होता है जगह। या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्क्वायर्स पर जगह के लिहाज से स्टडी करेंगे कि स्क्वायर्स पर लिविंग वर्ड्स का फैलाव क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। स्क्वायर्स पर लाइफ जो है वो एक कॉमन बेस से स्टार्ट हुई है। जैसे बैक्टीरिया से लाइफ स्टार्ट हुई, फिर उसमें एवोल्यूशन आई, वहाँ से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बन गए, वहाँ फिर उसमें एवोल्यूशन हुई, उससे फिर पार्टिस्ट बन गए, पार्टिस्ट से फिर एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई इवॉल्व हुए। तो लाइफ एक कॉमन बेस से इवॉल्व होने के बाद मुसलसल बड़ी होती गई और मुसलसल रिप्रोड्यूस करती गई, कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूसिंग, यानी अपनी नस्ल बढ़ाते गए अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करके। तो उसके साथ साथ इवॉल्व भी होते गए, इनमें चेंजिंग्स आती गई। कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन की वजह से उनकी पॉपुलेशन साइज़ में इजाफा हुआ, इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, और मुसलसल चेंजिंग्स की वजह से, मुसलसल एवोल्यूशन की वजह से उनमें डाइवर्सिटी आती गई, यानी वो अपनी डाइवर्सिटी के लिहाज से स्क्वायर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते गए, जिसकी वजह से इन दोनों फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनके साइज़ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइज़ में इजाफा होता गया और वो लार्ज इन साइज़ हो गए, इनॉर्मस हो गए। तो इसका मतलब है कि लिविंग वर्ड इज इन स्पेस is a very large in size and continuously reproducing and evolving. लिविंग वर्ड इन स्पेस को स्टडी करने के लिए हम बायोम्स को स्टडी करते हैं। व्हाट आर बायोम्स? बायोम्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो का मतलब होता है लाइफ और ओम्स का मतलब होता है मैस, यानी मैस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ द मैस ऑफ लाइफ। बायोम्स एक्चुअली कम्युनिटीज़ ही होती हैं जिनको हम उस एरिया के क्लाइमेट के बेस पे नेम देते हैं। बायोम्स आर अ लार्ज रीजनल कम्युनिटीज़ प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट जो है वो किसी भी एरिया की वेदर कंडीशंस होती हैं जो ईयर ऑफ ईयर अवेल करती हैं, यानी किसी भी एरिया की मौसमी कैफियत को जो सारा साल चलती रहती हैं उसको क्लाइमेट का नाम दिया जाता है। बायोम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेशन एंड फिज़िकल कंडीशन, यानी किसी एरिया की प्लांट लाइफ की बेस पे बायोम्स डिटरमिन किए जाते हैं और वहाँ की फ़िज़िकल कंडीशंस की बेस पे बायोम्स डिटरमिन किए जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम होता है, फिर मैरीन बायोम है, डिफरेंट बायोम्स होते हैं। अगर हम ग्रासलैंड बायोम की बात करें तो ये जो है, इसे ग्रासलैंड का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे प्लांट लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वेजिटेशन ज़्यादा होती हैं, इसमें ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, हाई डिफरेंट लेवल्स की ग्रासेस, हाई ग्रासेस, लो ग्रासेस, मिड हाई ग्रासेस वगैरह। लेकिन डेजर्ट बायोम में अगर हम देखें तो वेजिटेशन नहीं होती या ना होने के बराबर होती है और वहाँ की फ़िज़िकल कंडीशंस भी बहुत हार्श होती हैं, यानी दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, रात को मौसम नॉर्मल हो जाता है, तो इसलिए इसको डेजर्ट बायोम का नाम दिया गया है। अब जो है किसी भी एरिया का, किसी भी बायोम का जो वेजिटेशन है वो, यानी वहाँ की जो प्लांट लाइफ है वो डिटर्मिन करती है वहाँ का फाना और फ्लोरा। मेजर वेजिटेशन ऑफ द बायोम डिटर्मिन फाना एंड फ्लोरा। फाना और फ्लोरा क्या है? फाना जो है वो प्लांट एनिमल लाइफ को कहते हैं और फ्लोरा प्लांट लाइफ को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रॉस हॉपर है
जो कि ग्रासलैंड बायोम में होता है लेकिन डेजर्ट बायोम में नहीं होता। ग्रासलैंड बायोम में ग्रास हॉपर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो ग्रास के ऊपर रहते हैं और इस बायोम में रहने के लिए उसके पास ग्रास मौजूद होती है, लेकिन डेजर्ट बायोम में ग्रास नहीं होती जिसके ऊपर वो रह सकें, इसलिए डेजर्ट बायोम में ग्रास हॉपर्स नहीं होते। तो ये तो हमने पढ़ा कि लिविंग वर्ड इन स्पेस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिविंग वर्ड इन टाइम। वक़्त के लिहाज से लिविंग वर्ड क्या है। इस कुराइस पर जब से लाइफ स्टार्ट हुई है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स आए और अपने ख़ास पीरियड में रहकर चले गए, और इसको स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं जियोलॉजिकल टाइम की। व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर लिविंग एंड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड ड्यूरिंग वेरियस टाइम पीरियड कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। इसकी हम मिसाल लेते हैं डायनासोर की। जैसा कि आपको पता है कि डायनासोर जो है वो किसी वक्त में मौजूद था लेकिन अब मौजूद नहीं है क्योंकि ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और लेकिन हमें इतना पता है कि ये किसी वक्त में मौजूद थे, इस कुराइस पर आए और रहने के बाद चले भी गए। डायनासोर की तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस कुराइस पर मौजूद थे। तो ये हमें कैसे पता चला कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट पीरियड्स में आए? तो इसका हमें रिकॉर्ड मिलता है फॉसिल से। दिस एविडेंस केम फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं? आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स के इम्प्रेशंस होते हैं जो वो मरने के बाद छोड़ जाते हैं। फॉसिल्स होती अब कहाँ पे हैं? हमें फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। यानी सॉइल की जब सेडिमेंटेशन होती है तो एक लेयर बन जाती है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो थिक होती चली जाती है। अब और मज़ीद उसके ऊपर सॉइल की सेडिमेंटेशन होती है तो वो मज़ीद थिक हो जाती है। इसका इस तरह लेयर्स के ऊपर लेयर्स, लेयर्स के ऊपर लेयर्स, लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती चली जाती हैं और एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट फॉसिल्स हमें मिलती हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। इन रॉक्स की वजह से हम फॉसिल्स की एज भी डिटरमिन कर सकते हैं। एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स की तादाद की बेस पे, दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बेस पे। नंबर ऑफ़ सेडिमेंट्री लेयर्स की बेस पे हम फॉसिल्स की एज कैसे डिटरमिन करते हैं? लेट्स सी, हियर इज़ अ डायग्राम। इस डायग्राम पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये इसमें दिखाया गया कि ट्राइलोबाइट्स हैं। ये ट्राइलोबाइट्स किसी वक्त में एक सॉइल की लेयर के ऊपर आकर गिरे, सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो गई और उसकी जो सेडिमेंट की लेयर थिक हो गई और जो ट्राइलोबाइट्स थे वो अंदर ही दंस गए, फिक्स हो गए। उसके ऊपर मज़ीद सॉइल की लेयर की सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो गई। फिर फर्दर जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आकर गिर गया, उसके ऊपर भी सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो गई और वो भी उसके अंदर फिक्स हो गया। फिर फर्दर टाइम गुजरा, अगले पीरियड में मज़ीद सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो गई, वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स आकर गिर गए, वहाँ पे भी एक लेयर बन गई। फिर वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया।
फिर एक सॉइल की लेयर की सेडिमेंटेशन हो गई, वहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स जो थे वो फॉसिल्स की सूरत में महफूज होते गए। तो आपने देखा कि डिफरेंट लेयर्स में वक्त के साथ साथ किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डेड होने के बाद लेयर्स में फिक्स होते गए और फॉसिल्स बनते गए। तो अगर आप इन लेयर्स को देखें तो जो सबसे नीचे वाली बेस वाली लेयर है वो सबसे पुरानी है, इसका मतलब वो सबसे पहले बनी होगी, तो उसके अंदर जो फॉसिल्स हैं वो भी सबसे पुराने होंगे। उसकी ऊपर वाली लेयर उसके बाद बनी, तो उसके जो अंदर ऑल फॉसिल है वो भी पहले वाले के बाद में आया। इस तरह जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर जो लिविंग जो फॉसिल्स हैं वो सबसे रिसेंट हैं, वो सबसे आखिर में बने हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज ऑफ फॉसिल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेयर्स, यानी कि लेयर्स की जो एज जितनी ज़्यादा होगी, लेयर जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, फॉसिल्स भी उतने ही ज़्यादा पुराने होंगे, और सेडिमेंट्री लेयर्स जितनी रिसेंट होंगी, फॉसिल्स की एज भी उतनी ही कम होगी। तो इससे लेयर्स से तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपैरेटिवली फॉसिल्स की एज कितनी है, कि एक फॉसिल दूसरे से कितना पुराना है, या एक फॉसिल दूसरे के कंपैरिजन कितना रिसेंट है। यह हमें कंपैरेटिवली पता चलता है, एग्जैक्ट एज का पता नहीं चलता, सिर्फ कंपैरेटिवली पता चलता है। तो एक और तरीका है फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करने का, जो कि है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए। आइसोटोप्स आपने पढ़ा कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनमें से रेडिएशंस मुसलसल एमिट होती जाती हैं, और रेडिएशंस की एमिट होने की वजह से ख़ास वक्त के बाद इनकी जो लाइफ है वो हाफ़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक आइसोटोप है कार्बन का, तो उसकी जो एज है वो 1000 ईयर है, यानी 1000 ईयर के बाद उसकी जो लाइफ होगी वो आधी रह जाएगी। फिर फर्दर 1000 ईयर गुजरने के बाद मज़ीद उसकी लाइफ आधी हो जाएगी, यानी 1/4 रह जाएगी। अब हम देखते हैं कि इससे हम फॉसिल्स की एज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर में देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे नीचे वाली लेयर में फॉसिल्स के साथ हमें एक कार्बन का आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिला, जिसकी एज 2000 ईयर है। स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये अपनी 2 हाफ लाइफ गुजार चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन के आइसोटोप की एज 4000 ईयर थी, और इसके साथ जो फॉसिल पड़ा हुआ है उसकी एज भी कम से कम 4000 ईयर्स है। तो इससे हमें फॉसिल्स की एज का एग्जैक्ट पता चल सकता है। सो हम कह सकते हैं कि एज ऑफ फॉसिल्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी फॉसिल्स की एज उतनी ही कम होगी, और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ जितनी कम होगी फॉसिल्स की एज उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, इसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। इस चार्ट को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो इसको 4 इरास में डिवाइड किया गया था, लेट प्रोटोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। फर्दर इसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पेलियोजोइक को बेस से अगर हम देखें तो पेलियोजोइक को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मेसोजोइक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। फिर सेनोजोइक को भी फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पेलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी पीरियड, जो कि सबसे रिसेंट पीरियड है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि हर पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए। तो हम बेस से स्टार्ट करते हैं लेट प्रोटोजोइक से। प्रोटोजोइक में कोई पीरियड नहीं है, इसमें सबसे पहले
फर्स्ट एनिमल ट्रेसिस इवॉल्व हुए, फिर फर्स्ट सॉफ्ट बॉडी मेटाजोन्स और फर्स्ट स्केलेटल एलिमेंट्स आए। उसके बाद कैम्ब्रियन में फर्स्ट कॉर्डेट्स और फर्स्ट फिशेस इवॉल्व हुई। ऑर्डोविशियन में सडन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेटाजोइन फैमिलीज। फिर साइलोरियन में फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स आए। डिवोनियन में जॉर्ड फिशेस की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और इसके साथ साथ फर्स्ट एम्फीबियंस आए। कार्बोनिफेरस में सीड प्लांट्स, स्केल फंड्स और फर्स्ट रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। पर्मियन में रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और इसके साथ साथ मेजर एक्सटिंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक्सटिंक्शंस का मतलब होता है कि इस वजह से ख़त्म हो जाना, किसी भी स्पीशी का मादूम हो जाना। फिर है ट्रायसिक पीरियड में फर्स्ट डायनासोर्स और फर्स्ट मैमल्स आए। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गए, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ साथ बर्ड्स इवॉल्व हुए। फिर क्रीटेशियस पीरियड में फर्स्ट प्राइमेट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स थे और इस पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ये हुआ कि डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, इस वजह से ख़त्म हो गए थे। फिर जो है पेलियोजीन जो पीरियड है उसमें मैमल्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा थी और जो लास्ट पीरियड है क्वार्टरनरी पीरियड उसमें ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई, जो कि सबसे रीसेंट पीरियड है। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशी का किसी ऑर्गेनिजम्स का शजरा नस्ब स्टडी करना, शजरा नस्ब की तफसील फाइंड आउट करना। जैसे एक जो है हमारे फोरफादर्स का शजरा नस्ब होता है, हर नस्ल का एक शजरा नस्ब होता है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी एक शजरा नस्ब है जिसे फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged from ancestors to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it। यानी ये ancestor से descendant की तरफ एक अनब्रोकन सीरीज़ है, ना टूटने वाली एक सीरीज़ है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे फोरफादर्स, हमारे आबा अजदाद, और डिसेंडेंट का मतलब होता है उसके बाद में आने वाली नस्ल या उसके बाद में आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी औलाद। हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, यानी जो लेटर स्पीशीज़ बाद में स्पीशीज़ आती हैं वो अपने पहले वाली स्पीशीज़ से इवॉल्व होती हैं और इस तरह से एक ट्री की शक्ल बन जाती है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले लाइफ जो थी वो इवॉल्व हुई थी आर्कियोबैक्टीरिया से। आर्कियोबैक्टीरिया से लाइफ स्टार्ट हुई, वहाँ से फिर एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशन के बाद आर्कियोबैक्टीरिया से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बन गए। फिर इसमें एवोल्यूशन हुई और यहाँ इससे प्रोटिस्ट बन गए। प्रोटिस्ट से फिर जो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट बने, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बने और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बने। फिर इनमें मज़ीद एवोल्यूशन हुई तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमल्स बन गए, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से प्लांट्स बन गए और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई बन गए। और इस तरह से ये एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। ये जो नस्ब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया और इसी की बेस पे हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। What is biodiversity? Biodiversity is the variety of life on earth। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, यानी वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास इस वक्त जो नॉन स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 2.5 मिलियन हैं, जिसमें से 53.1% इंसेक्ट्स हैं, 19.9% एनिमल्स हैं अदर दैन इंसेक्ट्स, 17.6% वास्कुलर प्लांट्स हैं और 9.4% बैक्टीरिया, अल्जी और फंजाई हैं। ये है 100 में से डिस्ट्रीब्यूशन 100। लेकिन ये जो एस्टिमेटेड स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 5 to 30 मिलियन हैं, जिनको हम कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर सके। 5 to 30 में से ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज़ ही स्टडी की जा सकी हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। उसके बाद हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स के ज़रिए फॉसिल्स की एज कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद हमने फाइलेटिक लिनिएज पढ़ा, फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।